भारत की संसद, जिसे हम अपने लोकतंत्र का दिल मानते हैं, है ना, पर आज उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वो अपनी ताकत, अपनी प्रासंगिकता खो रही है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी गंभीर मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी लोकतंत्र का दिल यानी उसकी संसद ही कमजोर पड़ने लगे तो फिर होता क्या है? और देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। सरकार कैसे काम करती है, हमारे अधिकार कितने सुरक्षित हैं, सब कुछ इसी पर टिका है। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे सामने एक बड़ा फैसला था, कैसी सरकार चुने, और हमने चुनी संसदीय प्रणाली। अब इसका एक बहुत ही गहरा मतलब है कि सरकार की स्थिरता से ज्यादा जरूरी है उसकी जवाबदेही। मतलब सरकार को हर दिन, हर पल जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाब देना होगा। अकाउंटेबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने संसद को कैसा सोचा था? उन्होंने इसे एक ऐसी जगह के तौर पर देखा था, एक ऐसा फोरम जहां देश के सबसे जरूरी मुद्दों पर जबरदस्त बहस हो। ऐसी बहस जिससे कोई हल निकले, जहां हर कानून को बनाने से पहले उसकी बारीकी से जांच हो और सरकार के हर कदम पर सवाल उठाए जा सकें। असल में यही तो वो सोच थी जो लोकतंत्र को जमीन पर उतारती है। लेकिन जो सोचा गया था, क्या आज वैसा ही हो रहा है? चलिए अब कुछ ऐसे लक्षणों पर नजर डालते हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि हमारी विधायी व्यवस्था में कुछ ठीक नहीं है। और ये छोटे मोटे संकेत नहीं हैं, ये एक बड़ी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका असर हम सब महसूस कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे साफ दिखने वाली चीज, सदन में बार बार होने वाला हंगामा। आप न्यूज में देखते ही होंगे, 2024 का मानसून सत्र इसका ताजा उदाहरण है। हंगामे की वजह से कितना जरूरी काम ठप पड़ गया। देखिए, जब संसद नहीं चलती तो सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं होता, देश के लिए जो जरूरी कानून बनने हैं वो पूरी प्रक्रिया ही थम जाती है। दूसरा लक्षण, और ये बहुत चिंता की बात है, वो है अच्छी गहरी बहस की कमी। याद कीजिए 2021 में कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल, उसे बिना किसी बड़ी चर्चा के पास कर दिया गया। अब सोचिए, जब इतने बड़े कानूनों पर ठीक से बहस ही नहीं होगी तो फिर संसद का जो मेन काम है, सरकार के काम की जांच पड़ताल करना, वो तो अधूरा रह गया ना। और इसी से जुड़ा है एक और पॉइंट, हमारी संसदीय समितियों का कमजोर होना। ये समितियां, आप समझिए, संसद का ब्रेन होती हैं। यहीं पर किसी भी बिल की चीर-फाड़ होती है। जब नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर समिति ने ठीक से समीक्षा नहीं की तो नतीजा क्या हुआ? हमने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखे। यही होता है जब एक्सपर्ट्स की राय को नजरअंदाज किया जाता है। एक और बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब लाया तो इसे अच्छी नीयत से गया था कि सरकारें स्थिर रहें, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ है। क्या ये कानून हमारे सांसदों को सिर्फ पार्टी लाइन फॉलो करने वाला एक रोबोट नहीं बना देता? जरा सोचिए, अगर कोई MP अपने क्षेत्र के लोगों की बात रखना चाहे जो पार्टी की लाइन से अलग हो, तो वो नहीं कर सकता। तो फिर वो किसका प्रतिनिधि हुआ, जनता का या पार्टी का? अब एक आंकड़ा देखिए जो थोड़ा चौंकाने वाला है। 2024 में जो सांसद चुने गए उनमें से 29% पर आपराधिक मामले चल रहे थे। 29%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे सिस्टम की सेहत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब कानून बनाने वाले ही कानून के कटघरे में होंगे तो फिर हम एक मजबूत लोकतंत्र की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? प्रतिनिधित्व की एक और कमी देखिए, जेंडर इम्बैलेंस। 2019 की संसद में महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 14.4% थी, जबकि देश की आबादी में महिलाएं लगभग आधी हैं। मतलब साफ है, आधी आबादी की आवाज संसद में पूरी तरह से नहीं पहुंच रही। तो फिर जो कानून बनेंगे, जो नीतियां बनेंगी, वो सबके लिए कैसे हो सकती हैं? तो ठीक है, हमने ये सारे लक्षण देख लिए, हंगामा, बहस की कमी, कमजोर समितियां, पर सवाल ये है कि हम इस हाल में पहुंचे कैसे? अब इन सिम्टम्स से आगे बढ़कर बीमारी के असली जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ी वजह है सरकार और संसद के बीच पावर का बिगड़ता हुआ बैलेंस। देखिए, संसद का काम है कानून बनाना, सोच समझकर, बहस करके। लेकिन जब सरकार इस बहस से बचने के लिए अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाती है, जैसा 2020 के कृषि कानूनों के टाइम हुआ था, तो ये सीधे सीधे संसद की अथॉरिटी को कम करना हुआ। ये एक शॉर्टकट है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।
तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो इस गिरावट के पीछे 3 बड़ी वजहें दिखती हैं। पहला, राजनीतिक पार्टियों का रवैया, हंगामा और वॉकआउट। दूसरा, सिस्टम की अपनी खामियां, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ और कमजोर कमेटियां। और तीसरा, पावर का असंतुलन, जहां सरकार यानी एग्जीक्यूटिव संसद पर हावी होती जा रही है। तो क्या सब कुछ निराशाजनक है? क्या कुछ हो नहीं सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब हम समस्या को इतनी गहराई से समझ चुके हैं, तो चलिए उन रास्तों पर बात करते हैं जो हमारी संसद को उसकी पुरानी ताकत और आवाज वापस दिला सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। संसद की अखंडता एक पल में नहीं खोती, बल्कि इसे सोचे समझे कार्यों के माध्यम से बहाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो गिरावट आई है वो धीरे धीरे आई है, और इसे ठीक करने के लिए भी हमें लगातार सोच समझकर कोशिश करनी होगी। कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो ये सुधार का रास्ता दिखता कैसा है? चलिए एक कल्पना करते हैं। एक ऐसी संसद की कल्पना कीजिए जहां हंगामे की जगह बहस होती हो, जहां हर बिल पर, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उस पर ठीक से चर्चा करना जरूरी हो, जहां संसदीय समितियां इतनी पावरफुल हों कि कोई भी कानून उनकी जान से बच ना पाए, और हाँ, जहां सरकार अध्यादेशों का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में करे, आदत के तौर पर नहीं। ये सारे कदम मिलकर ही संसद को फिर से मजबूत बना सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, अगर संसद हम लोगों की आवाज है, तो ये पक्का करने की जिम्मेदारी किसकी है कि ये आवाज सुनी जाए? ये सवाल सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, ये इस लोकतंत्र के हर नागरिक के लिए है। और इसका जवाब हम सब मिलकर जो देंगे, वही हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।